हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन साइकिल क्या है। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशंस के प्रकार क्या है, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से मोटिवेशन का क्लासिफिकेशन किया है। बेसिकली हम तीन तरह के मोटिवेशंस होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल या इनेट मोटिव्स, यानी जिनको हम जैविक या जन्मजात, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जो कि हमने जन्म के समय से ही हमें मिले हैं, उनको हम जैविक या जन्मजात मोटिव्स कहते हैं। दूसरे तरह के मोटिव्स हैं साइकोलॉजिकल मोटिव्स, यानी मनोवैज्ञानिक मोटिव या अभिप्रेरक। और तीसरे तरह के होते हैं सोशल एंड एक्वायर्ड मोटिव, यानी कि सामाजिक या अर्जित, जिनको हम कहते हैं, यानी जिनका हमने अर्जन किया है, जिनको हमने प्राप्त किया है, बाद में सीखा है। तो ये तीन तरह के बेसिक हमारे मोटिव्स हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले बायोलॉजिकल या इनेट मोटिव्स की। जैविक या जन्मजात अभिप्रेरक, ऐसे अभिप्रेरक जिनकी उत्पत्ति जो है हमारी शारीरिक कमी या वंचन से होती है, उनको हम जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। यानी जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, वे प्रेरक जन्मजात कहलाते हैं, जिनका आधार हमारी बॉडी होती है। शेरिफ जो थे उन्होंने कहा कि शारीरिक अभिप्रेरक जो होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे वो जन्मजात होते हैं और प्रेरणा की प्रकृति सभी तरह के प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। प्राणी के अंतर्गत जो है एक शारीरिक उद्वेग की अवस्था उत्पन्न होती है और शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति एक क्रिया उत्पन्न होती है। ये सभी अभिप्रेरक व्यक्ति के अंतर्गत जो होम्योस्टेटिस है, यानी कि जो समस्थिति है या संतुलित शारीरिक अवस्था है, उसको बनाए रखते हैं। जब इस समस्थिति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तब व्यक्ति में जन्मजात अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। यानी हम भूखे हैं तो भूख अभिप्रेरक हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हम उस भूख को शांत करने के लिए प्रयास करते हैं। इन्हें प्राइमरी ड्राइव भी कहा जाता है, यानी प्राथमिक अंतर्नोद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बेसिकली हमारी जो जैविक उत्प्रेरक हैं उसमें तीन तरह की आती है। भूख यानी हंगर, थर्स्ट यानी प्यास, और स्लीप यानी नींद। ये तीन अभिप्रेरक जो हैं वो ऐसे अभिप्रेरक हैं जिनकी अनुपस्थिति में अगर ये पूरे नहीं होते हैं तो हम जीवित नहीं रह पाते। जो हमारे को जीने के लिए भूख, प्यास, नींद, ये तीन चीजें हमारी जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं। अन्य बाकी जो शारीरिक अभिप्रेरक हैं, अगर उनकी उपस्थिति नहीं हो तो भी हम जीवित रह सकते हैं। जैसे सेक्स है, एलिमिनेटिव मोटिव यानी हम जो मल मूत्र का त्याग करते हैं, टेम्परेचर है यानी शरीर के तापमान का बनाए रखना, पेन एलिमिनेशन यानी कि जो हमें कोई दर्द हो रहा है उससे दूर होना, मैटरनल मोटिव जो स्त्रीत्व गुण है उसका पाया जाना। तो हमारा हंगर, थर्स्ट, स्लीप और एलिमिनेटिव मोटिव, ये चार जो हैं हमें ये ज्यादा जरूरी होते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह पाते। तो सबसे पहला आता है हंगर मोटिव। भूख के लिए बहुत सारे कारण माने गए कि भूख हमें, कई बार आंतरिक तत्व होते हैं जिसके कारण भूख लगती है, या हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके कारण हमें भूख लगती है। कुछ लोगों का मानना था कि हमारी जो ब्लड है, ब्लड में शुगर की मात्रा जब कम हो जाती है, एक जो लेवल निश्चित है उस लेवल से जब कम हो जाती है तो हमारे अंदर भूख की उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों का मानना था कि जो हमारा आमाशय है उसमें, उसकी मांसपेशियों में संकुचन होने लग जाता है। इसी संकुचन के आधार पर जो हमारी पेट की मांसपेशियां हैं उसमें हमें दर्द की अनुभूति होती है। इसी को मनोवैज्ञानिकों ने भूख का जो है स्थानीय उद्दीपन सिद्धांत कहा, जिसके लिए कैनन और वॉशबर्न ने बहुत सारे प्रयोग किए थे।
कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे भूख जो है उसमें आमाशय में संकुचन होता है, और उसके लिए जो प्रयोग किया गया उसमें उन्होंने सीधा आमाशय में भोजन पहुंचा के देखा या एक गुब्बारा उनके शरीर में डाला और उसमें हवा भर दी, जिससे कि जो आमाशय में जो संकुचन हो रहा था वो एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड हो गया। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आमाशय में जब संकुचन होता है तो हमें भूख की अनुभूति होती है। कुछ लोगों ने कहा कि जो है हमारा कार्लसन या इस तरह के और अन्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मस्तिष्क के कारक होते हैं, यानी कि न्यूरल फैक्टर्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि आमाशय में जब संकुचन होता है तो उसकी सूचना जो है हमारे हाइपोथैलेमस में जाती है, और आमाशय का सिकुड़ना, उसमें भोजन की क्रियाओं का चलना या समाप्त होना हाइपोथैलेमस के निर्देश के अनुसार होता है। हाइपोथैलेमस के हमारे दो क्षेत्र होते हैं, LH तथा VMH, जो कि हमारे भूख को जागृत करते हैं और शांत करते हैं। इसी तरह दूसरा हमारा मोटिव आता है थर्स्ट, यानी कि प्यास, कि हमें प्यास कैसे लगती है। इसके लिए भी बहुत सारे प्रयोग किए गए, जैसे कैनन एंड वॉशबर्न ने भी कहा कि जब हमारा मुंह सूख जाता है तो हमें प्यास लगती है, गला सूख जाता है तो व्यक्ति को प्यास लगती है। कुछ लोगों ने और अध्ययन किए और बताया कि ये सब भी हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस के हमारे क्षेत्र है जिसमें कि प्यास अंतर्नोद की उत्पत्ति हमारी होती है। उसके पश्चात हमारी आती है निद्रा, यानी नींद। सिटी मॉर्गन जो थे उन्होंने माना कि नींद जो है, जैसे हमें भोजन पानी की जरूरत होती है वैसे ही नींद की आवश्यकता हमें होती है। कार्य करते समय जब हमारे शरीर में जो ब्लड में कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण हमें थकावट का अनुभव होने लगता है, और नींद आने से वो थकावट दूर हो जाती है। नींद जो है हमारे, अगर हम भोजन से वंचित रखे जाएं तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर जितना हमें नींद से वंचित रखेंगे हम, हमें उतनी ज्यादा नींद की जरूरत महसूस होती है। नींद के लिए भी जो मस्तिष्क है उसका हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा थैलेमस, ये सब हमारे नींद को प्रभावित करते हैं, या नींद का हमारा कंट्रोल जो होता है वो इन क्षेत्रों से होता है। इसी तरह सेक्स भी हमारी बायोलॉजिकल मोटिव है। इसके बाद आता है एलिमिनेशन मोटिव, यानी कि मल मूत्र त्याग की। फ्रॉयड जो था उन्होंने इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के जो है शील गुणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शरीर में बड़ी आंत में मल या मूत्राशय में मूत्र ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो शरीर के अन्य भागों में हमारे तनाव की स्थिति बढ़ जाती है और व्यक्ति इनको बाहर निकालना चाहता है। इसलिए इसे मलमूत्र त्याग अभिप्रेरणा कहा जाता है, इलिमिनेटिव मोटिव कहा जाता है। यह एक इस तरह का प्रेरक है कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर कुछ समय के लिए तो उसको रोक सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसकी क्रियाओं में परिवर्तन होता जाता है, और जो बालक है वो जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है वो इस पर नियंत्रण करना भी थोड़ा सीख लेता है, लेकिन ये आवश्यक मोटिव है। इसी तरह आता है टेम्परेचर, यानी तापमान का समायोजन। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी, ऐसी संवेदनाएं हैं जहाँ पे बचने के लिए प्राणी को इसकी जरूरत होती है, इसलिए हम इसको भी एक अंतर्नोद कहते हैं। और यह एक शक्तिशाली प्रेरक है क्योंकि प्राणी इनसे तृप्त होने के लिए निरंतर प्रयास करता है।
जैसे हम बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम ठंड में रहना चाहते हैं कि भी हम कूलर लगाएं, एसी लगा लें और हमें टेम्परेचर ज्यादा परेशान नहीं करे, हम रिलैक्स रहें। इसी तरह बहुत ज्यादा सर्दी है तो हम बहुत वुलन कपड़े पहन लेते हैं, हम आग जला लेते हैं, रूम में हीटर जला लिया, कुछ ऐसे भोजन हम करते हैं जो कि हमें हमारे टेम्परेचर को बनाए रखें, हमें सर्दी से बचाए रखें। यानी ये गर्मी और सर्दी दोनों स्थितियों में से बचना हमारी शरीर की जो होम्योस्टेटिस है उसको बनाए रखने में हमें मदद करता है। तो यह भी एक हमारा मोटिव है। इसी तरह अगला मोटिव आता है पेन एलिमिनेशन मोटिव, यानी कि जब कोई चीज से हमें कष्ट होता है तो हम हमेशा उस कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये भी हमारी होम्योस्टेटिस के अंतर्गत आता है, या हम कहें कि हमारी एक इंटरनल फीलिंग या हमारी जो इंस्टिंक्ट है कि हम खुश रहना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो हमें उस पीड़ा से दूर करने में सहायता करता है। मान लीजिए हम धूप में चल रहे हैं और हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, गर्मी लग रही है, तो हम देखते हैं कि साथ में कोई छाया चल रही है तो हम उस छाया में होते हुए चलते हैं, यानी उस पेन से बचना चाहते हैं, धूप से बचना चाहते हैं। तो इस तरह पीड़ा का अंतर्नोद भी व्यक्ति में पाया जाता है, और व्यक्ति उसका जब व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है तो उस पीड़ा से छुटकारा पाना ही प्राणी का एकमात्र लक्ष्य होता है। उसके बाद आता है हमारे मैटरनल मोटिव। जो हमारी स्त्री है, चाहे वो प्राणी के किसी भी वर्ग में हो, जो मातृ शक्ति है, उनमें ये मोटिव होता है कि वो इससे परिपूर्ण हो और उनमें मातृत्व ग्रहण करने की इच्छा होती है और वो उसके लिए प्रेरित होती हैं। तो ये हमारे थे जैविक या जन्मजात अभिप्रेरक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अभिप्रेरक। धन्यवाद।